हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम लिटरेचर का पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉवेल, ड्रामा, पोएम, इनका डेफिनेशन, इनके टाइप्स की बात करेंगे। याद रखेंगे, आपको आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। नॉवेल क्या होता है? The word novel has been derived from Italian word novella, which means new. नॉवेल शब्द इटालियन शब्द से लिया गया है, और किस शब्द से लिया गया है? नोवेला से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है नॉवेल यानी कि नया। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नॉवेल किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो आप बताएंगे इटालियन से लिया गया है। और किस शब्द से लिया गया है? नोवेला से लिया गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है, आप ध्यान रखेंगे, रीड करेंगे, आपको मिलेगा। नॉवेल होता क्या है? अ नॉवेल इज अ लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन विथ सम रियलिज्म। ये कहते हैं नॉवेल जो होता है एक लंबा फिक्शन का, एक बहुत ही लंबी कहानी होती है। फिक्शन क्या होता है? बेसिकली लिटरेचर के टू पार्ट्स होते हैं, एक फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है। जो फिक्शन होता है उसमें इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, और जो नॉन फिक्शन होता है वो रियलिटी पे बेस होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। ये कहते हैं नॉवेल जो होता है ये एक फिक्शन का एक लंबी कहानी होती है, उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई भी होती है, सम रियलिज्म। इट इज़ ऑफन रिटन इन प्रोज एंड पब्लिश्ड इन अ सिंगल बुक। और ये अक्सर करके प्रोज में लिखा जाता है, पोइट्री में नहीं लिखा जाता है, प्रोज में लिखा जाता है, और इसको सिंगल बुक में पब्लिश किया जाता है। तो ये रही हमारी डेफिनेशन नॉवेल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रामा। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्शन। ड्रामा जो है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो जो ग्रीक वर्ड था बहुत ही अजीब टाइप का था, जिसकी मीनिंग थी आई टू, मीन्स एक्शन। तो ड्रामा का जो टर्म है उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और उसकी मीनिंग होती है एक्शन। ड्रामा होता क्या है? तो कहते हैं ड्रामा कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा को स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा, यानी एक्ट किया जाता है। फिल्म भी इस पे बनती है, रेडियो पर भी प्ले किया जाता है। और ड्रामाज आर टाइपिकली कॉल्ड प्ले। ड्रामाज जो होते हैं इनको हम प्ले कहते हैं। तो जैसे हमने कहा किसी प्ले की हम बात की, तो आप समझ जाएंगे हम ड्रामा की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं समझेंगे नॉवल की बात करें। तो ड्रामाज को हम क्या कहते हैं? विशेष तौर से प्ले कहते हैं। एंड देयर क्रिएटर्स आर नोन एज प्ले राइट्स और ड्रामाटिस्ट। और इनके जो राइटर्स होते हैं या इनके जो लेखक होते हैं उनको प्ले राइट्स भी कहा जाता है और ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। तो आपको क्या समझ आया कि ड्रामा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला, इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, इस पे फिल्म भी बनती है, रेडियो पर भी परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा को हम प्ले भी कहते हैं। जो ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट कहा जाता है या ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ड्रामा के टाइप्स की। तो बेसिकली जो मेन टाइप्स के ड्रामा के हैं फोर हैं। सबसे पहला जो है वो कॉमेडी है। कॉमेडीज आर लाइटर इन टोन देन ऑर्डिनरी वर्क। कॉमेडी जो होता है उसका टोन लाइटर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर बातें उसमें नहीं होती हैं, जैसे कि दूसरे नॉवेल या मिस्टीरियस नॉवेल सब में होती हैं, उस टाइप की नहीं होती हैं। एंड प्रोवाइड अ हैप्पी एंडिंग। और सबसे ख़ास बात कॉमेडी की ये होती है कि इसका जो एंड होता है या जो स्टोरी ख़त्म होती है वो बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ होती है। द इंटेंशन ऑफ द ड्रामेटिस्ट इन कॉमेडीज इज टू मेक देयर ऑडियंस लाफ। और कॉमेडी लिखने का जो मेन इंटेंशन होता है ड्रामेटिस्ट का या प्ले राइट का, वो ऑडियंस को हंसाना चाहता है, उनको इंटरटेनमेंट करना चाहता है। देयर फॉर इसलिए दे यूज क्वाइंट सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल कैरेक्टर एंड विटी रिमार्क्स। इसीलिए ड्रामेटिस्ट अपनी ड्रामा में क्वाइंट सर्कमस्टांसेस, अनोखी परिस्थितियाँ, यूजुअल कैरेक्टर्स, अनयूजुअल कैरेक्टर्स, असाधारण किरदार, एंड विटी रिमार्क्स, और एक बुद्धिमत्ता से भरे हुए रिमार्क्स का प्रयोग करता है। तो हमें क्या समझ आया कि कॉमेडी जो होता है बेसिकली लिखी जाती है ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और इसका जो टोन होता है वो लाइटर होता है।
सेकंड ट्रेजेडी है। ट्रेजिक ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स सच एज डिजास्टर, पेन एंड डेथ। जो ट्रेजिक ड्रामाज होते हैं वो डार्कर थीम का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें तबाही बर्बादी होती है, दुख दर्द होता है और मौतें भी होती हैं। प्रोटैगोनिस्ट ऑफन हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ। प्रोटैगोनिस्ट यानी कि नायक या हीरो, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि एक क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी क्या कि उसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, जो उसके किरदार होते हैं, उसमें कुछ कमी होती है किरदार में उसके। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड्स देम टू देयर डाउनफॉल। और वही जो किरदार की कमी होती है उसके अंदर, उसी की वजह से उसका पतन हो जाता है। उसी को हम ट्रेजेडी बोलते हैं, लेकिन एक दुखांत घटना होती है। नेक्स्ट है ट्रेजिक कॉमेडी। अगर आप देखें तो इसमें लिखा है ट्रेजिक यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी यानी कि कॉमेडी, दोनों का मिक्सचर होता है इसमें। ट्रेजिक कॉमेडी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रामा। ट्रेजिक कॉमेडी एक खास प्रकार का ड्रामा होता है दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के फीचर्स को मिक्स करता है, कंबाइन करता है। इट मीन्स दैट सच प्ले कैन बी सैड। इसका मतलब ये समझ आया कि ऐसे प्ले दुखी तो हो सकते हैं, बट विल हैव अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन जो उसका एंड होगा वो खुशी के साथ होगा। तो यह क्या समझ आया आपको कि ट्रेजिक कॉमेडी जो होता है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट जो हमारा 4th नंबर का है, यह है मेलोड्रामा। इट इज एन एग्जैजरेटेड ड्रामा विच इज सेंसेशनल and appeals directly to the sense of audience and awakens their feelings। मेलोड्रामा जो होता है ये एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और ये सेंसेशनल होता है, जो डायरेक्टली ऑडियंस के सेंस से अपील करता है, प्रार्थना करता है और उनके फीलिंग्स को बेदार कर देता है। दे आर मोस्टली लव स्टोरीज विद ब्यूटीफुल हीरोइंस, चार्मिंग हीरोज एंड स्केरी विलेंस। ये जो हमारे पास होते हैं मेलोड्रामास, ये अक्सर करके लव स्टोरीज पे बेस करते हैं, यानी कि लव स्टोरीज पे बनाए जाते हैं, जिसमें खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन होती हैं और हैंडसम हीरोज होते हैं और विलेन जो होते हैं बहुत ही भयानक होते हैं। तो ये रहे हमारे ड्रामा के टाइप्स। अब हम बात करेंगे पोएम्स। पोएम्स की बहुत सारे टाइप्स हैं। हाँ, तो इसमें से सबसे पहले की हम बात करेंगे ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज अ पोएट्री रिटन विद अ प्रिसाइज मीटर। ब्लैंक वर्स एक टाइप की पोएट्री होती है जो कि मीटर में लिखी जाती है, ऑफन इन एम्बिक पेंटामीटर। अक्सर इसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। मीटर्स को हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एम्बिक पेंटामीटर जैसे हो गया, हेक्सामीटर हो गया, तो ये बहुत सारे मीटर्स होते हैं, डिस्कस किया जाएगा। बट इसमें एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। बट दैट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। और ये किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता है। राइम स्कीम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि जैसे हम कहें रेन, गेन, एक जैसी साउंड आ रही है एंड में, तो ये राइमिंग वर्ड हो गए। उसके बाद में है राइम्ड पोएम। राइम्ड पोएम क्या होता है? अ राइम्ड पोएम इज द वर्क ऑफ पोएट्री। राइम पोएम पोएट्री का एक रचना होता है, ये एक टाइप का पोएट्री होता है दैट कंटेन्स राइमिंग वॉवेल साउंड्स एट पर्टिकुलर मोमेंट, जिसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट में राइमिंग वॉवेल साउंड्स आती हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री वर्स। फ्री वर्स पोएट्री इज द पोएट्री दैट लैक्स द कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम। फ्री वर्स एक प्रकार की पोएट्री होती है जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होता है, मेट्रिक पैटर्न, कोई भी मेट्रिक पैटर्न नहीं होता है, न तो म्यूजिकल फॉर्म होता है। अब आपको डिफरेंस बता दें कि ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि फ्री वर्स को किस में लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सॉरी, हाँ, ब्लैंक वर्स को आपने पढ़ा था कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जबकि फ्री वर्स में किसी भी मीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा था
कि जो ब्लैंक वर्स हमारा होता है इसमें कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं करते हैं। तो फ्री वर्स में भी मेंशन किया गया किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं। और थर्ड है कि यहाँ पे जो होता है फ्री वर्स में इसके मेट्रिक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करते हैं, और वहाँ पर भी ऐसा होता है कि मेट्रिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि एक ही समझ आया कि उसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और इसे आइम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा जाता है, और ना तो इसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है एपिक। द वर्ड एपिक कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक टर्म। एपिक जो होता है इसको एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है। ये कहाँ से किस वर्ड को लिया गया है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको आप जरूर याद रखें। इसको ग्रीक से लिया गया है कि किस वर्ड से लिया गया है, एपोज से लिया गया है, विच मीन्स स्टोरी, वर्ड और पोएम। ये जो एपोज है इसका मीनिंग होती है स्टोरी होता है, वर्ड होता है या पोएम होता है। नेक्स्ट हमारे टाइप की पोएम है हैक्यू। हैक्यू इज अ 3 लाइन पोएट्रिक फॉर्म। हैक्यू 3 लाइन की एक कविता होती है। ओरिजिनेटेड इन जापान, जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई। द फर्स्ट लाइन हैज़ 5 syllables। पहली लाइन में 5 syllable होते हैं। syllable यानी कि स्ट्रेस, जैसे हम बोलते हैं डिफाइन, जो डी एक syllable हो गया, फाइन किसी भी वर्ड को कितनी बार तोड़ करके पढ़ते हैं, डी फाइन 2 syllable हो गया। हमने कहा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल 3 syllable हो गया। ब्यूटीफुल 2 syllable हो गए। तो इस तरह से ये कहते हैं कि इसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें 5 syllables होते हैं। द सेकेंड लाइन हैज़ 7 syllables, और इसकी जो सेकेंड लाइन होती है उसमें 7 syllables होते हैं। एंड द थर्ड लाइन अगेन हैज़ 5 syllables, और थर्ड लाइन में फिर से 5 syllable होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्टरल पोएम। A pastoral poem is one that concerns the natural world, rural life and landscape. Pastoral poem एक प्रकार की पोएम होती है जो प्राकृतिक संसार से संबंधित होती है, देहाती जिंदगी से संबंधित होती है और उसके दृश्यों से। बेसिकली जो पास्टरल पोएम होती है इसमें देहात या रूरल लाइफ को कैरेक्टराइज किया जाता है। बहुत ही फेमस पास्टरल पोएम है जॉन मिल्टन की लिसिडस। उससे काफी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सोनेट की। सोनेट, द वर्ड सोनेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेट जो है एक इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, विच itself derives from Latin word sonus। और ये जो सोनेटो है इसको भी लैटिन वर्ड से सोनस से लिया गया है, विच मीन्स साउंड, जिसका मतलब आवाज होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से इसको लिया गया है आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। सोनेट को इटालियन से लिया गया है और सोनेटो को लैटिन से लिया गया है, और दोनों की मीनिंग साउंड होती है या पोएम होती है। सोनेट क्या होता है? तो अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है एक फिक्स्ड राइम स्कीम के साथ, यानी सारी सोनेट में वही राइम स्कीम फॉलो की जाएगी। दे आर ऑफन रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। इनको अक्सर एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय दांते अराउंड 13th-14th century। और सोनेट का आविष्कार दांते की द्वारा किया गया था लगभग 13 या 14 सेंचुरी के बीच में। बेसिकली जो मेन हमारे पास सोनेट होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास सोनेट होती है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको हम इटालियन सोनेट कहते हैं। दूसरा है इंग्लिश सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से इन्होंने अपनी सोनेट को 2 व्यक्तियों को एड्रेस किया है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसको एड्रेस किए, तो 2 व्यक्तियों को एड्रेस किए हैं। एक हैं W.H. हर्बर्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि W.H. हर्बर्ट जो है उनका फुल नाम था विलियम हर्बर्ट, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है फुल नाम। दूसरा, उन्होंने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किया था। तो इन्होंने जो 126 सोनेट हैं वो अपने फ्रेंड W.H. हर्बर्ट को एड्रेस किए हैं। बाकी के जो सोनेट बचे
28 वो अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किए। आपके एग्जाम में दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेंगे कि किसको कितने सोनेट एड्रेस किए हैं और कितने सोनेट टोटल लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजी की। एलिजी एन एलिजी इज अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस। एलिजी एक प्रकार की पोएम होती है जो डेथ पर लिखी जाती है, डेथ को बताती है या किसी को खो देते हैं उस पर लिखी जाती है। ट्रेडिशनली इट कंटेन्स थीम्स ऑफ मॉर्निंग और लॉस, और इसकी जो थीम होती है वो मॉर्निंग होती है या लेमेंटेशन होती है, विलाप कर रहा होता है पोएट किसी को लेकर के। नेक्स्ट है ओड। द वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडीन। जो ओड है उसको ग्रीक वर्ड एडीन से लिया गया है, विच मीन्स टू सिंग और टू चैंट, जिसका मतलब होता है गाना गाना या चैंट। चैंट का मतलब होता है कोई मंत्र पढ़ना, जैसे आप गीता की पढ़ते हैं या बाइबल के पढ़ते हैं या किसी का भी कोई मंत्र पढ़ते हैं। An ode is a short lyric poem that praises an individual, an idea or an event। और जो ओड बेसिकली होता है ये किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। प्रशंसा में किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो सकती है, उसकी व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है उस पर लिख दिया, किसी आइडियाज़ का प्रशंसा कर रहा है उस पर लिख दिया, या किसी इवेंट की प्रशंसा कर रहा है उस पर लिख दिया। जैसे कि एक फेमस ओड आपको बता रहे हैं, जैसे ओड ऑन अ ग्रेसियस अर्न बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट ने लिखा है। तो उसमें क्या था, जॉन कीट जब विजिट करते हैं तो उनको एक कलश मिलता है, अर्न मिलता है, अर्न में कलश होता है। उस कलश पे ग्रीक मिथोलॉजी के कुछ पिक्चर बने हुए होते हैं, जिसपे वो क्या देखता है, कुछ पत्तियां बनी होती हैं, कुछ उस पर लड़कियों के फोटोज होते हैं, कुछ लड़कों के होते हैं, और कुछ उसमें होते हैं जो पाइप यानी कि बांसुरी बजा रहे होते हैं। तो कवि कहता है कि ये जो लड़कियां हैं ये भागने की कोशिश कर रही हैं, लड़के उनका पीछा कर रहे हैं, और वो जो कुछ लोग हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं, इस चीज़ को नक्काशी करता है, उसकी प्रशंसा करता है, और वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारी लिखने की पोएट्री से भी अच्छी है। तो उस आइडिया पे वो लिख रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, और उसी को हम क्या कहेंगे, ओड कहेंगे। तो जब भी ओड लिखता है कोई भी कवि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के उसकी प्रशंसा करता है। अब हम बात करेंगे बैलेड। बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव वर्स। बैलेड ये होता है, ये भी वर्स का एक फॉर्म होता है। दैट कैन बी ईदर पोएटिक और म्यूजिकल। ये पोएटिक भी हो सकता है, म्यूजिकल भी हो सकता है। नॉट ऑल बैलेड्स आर सॉन्ग, और सारे बैलेड्स सॉन्ग नहीं होते हैं। मेनी बैलेड्स टेल स्टोरी, बहुत सारे बैलेड्स ऐसे होते हैं जो कहानी बताते हैं। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी एट्रीब्यूट टू द फॉर्म। बहुत सारे बैलेड्स होते हैं जो कहानी बताते हैं, लेकिन ये कोई अनिवार्य क्वालिटी नहीं है उसकी कि वो हमेशा स्टोरी ही बताए। अब हम बात करेंगे सोलिलोकी की। सोलिलोकी का क्या होगा मीनिंग, उसके नेम से ही पता चलता है। सोलो, सोलो मीन्स होता है वन। नेक्स्ट है लोकी। लोकी की मतलब होता है स्पीक, यानी सोलिलोकी से हमें समझ आ गया कि इसमें एक ही व्यक्ति बोलता होगा। तो सोलिलोकी क्या है? अ सोलिलोकी इज अ मोनोलॉग। A soliloquy is a monologue in which a character speaks to himself or herself. Soliloquy एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग, मोनो मीन्स होता है वन, और लॉग मीन्स भी स्पीक होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति का डायलॉग होता है। मोनोलॉग यानी एक ही व्यक्ति का डायलॉग होता है। इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जिसमें एक कैरेक्टर होता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और वो खुद से बातें करता है। एक्सप्रेसिंग इनर थॉट्स, अपने अंदर की थॉट्स को बता रहा होता है। किससे बता रहा होता है? ऑडियंस से बता रहा होता है। किस लिए? लेट द ऑडियंस माइट नॉट अदरवाइज नो, क्योंकि अगर वो इन थॉट्स को उन्हें नहीं बताएगा तो ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। तो ताकि ऑडियंस को उसकी थॉट्स पता चल जाए, इसलिए वो बताता है। ये हमारा सोलिलोकी होता है। नेक्स्ट है सटायर। सटायर एक प्रकार का आलोचना होता है। द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन। ह्यूमर यानी कि हास्य परिहास सलीके से किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सटायर। एन आइडिया, जो उस पर अटैक करते हैं तो उसके आइडियाज़ भी हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकता है। दैट यू थिंक इज बैड और सिली, किसी व्यक्ति के आइडियाज़ या बिहेवियर जिसको अब लगता है ये बुरा है, तो व्यक्ति उसकी आलोचना करता है, उसी को हम सटायर कहते हैं।
ऊपर जितनी भी डिस्कस किया गया उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हमने उन वर्ड्स को मेंशन किया है। आप यहाँ से उन वर्ड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और दोबारा से रीड कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नैरेटिव की मीनिंग होती है कहानी, कथा, यानी कि स्टोरी। टाइपिकली की मीनिंग होती है विशेष रूप से, एडवर्ब है ये। जब भी किसी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव की पहचान है एल अगर एंड में आता है तो एडजेक्टिव हो जाता है। ग्रामर के पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या किया, एल के बाद में फिर एल वाई लग गया, तो जो एडजेक्टिव में एल वाई लगता है ये एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब में बनता है एडवर्ब ऑफ माइनर। तो टाइपिकल की मीनिंग होती है विशिष्ट रूप से। क्वाइंट की मीनिंग निराला या अनोखा होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेमेंडस। प्रोटैगनिस्ट की मीनिंग नायक होता है या हीरो। डाउनफॉल की मीनिंग पतन होता है या डिक्लाइन। पास्टल की मीनिंग देहाती होता है या रूरल। और मैंडेटरी की मीनिंग अनिवार्य होता है या नेसेसरी। एट्रीब्यूट की मीनिंग क्वालिटी होता है या विशेषता। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।